आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। हिंदुस्तान ने सब कुछ दिया। देखिए, सबसे पहले दस्तूर दिया। दस्तूर में आपको सब आज़ादियाँ दी गई, बराबरी के हुकूक दिए गए। किताबें ज़्यादातर NCERT स्कूलों की किताबें बना रहा है, या अगर स्टेट के बोर्ड है तो स्टेट के बोर्ड बना रहा है। उनमें इन लोगों का जिक्र आना ज़रूरी है ताकि बच्चों को उनके बारे में मालूम हो अपने करके। मैं इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा फोकस दूंगी वो तालीम को ही दूंगी। तालीम, तालीम और तालीम। जैसे हम कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत, तो हमें उस विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहिए। इतने सालों के अंदर हमने ये देखा है कि जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 79 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अपने आज के इस खास शो में हम बात करेंगे उन सालों में मुल्क को मुसलमानों ने क्या क्या दिया और हिंदुस्तान ने मुसलमानों को क्या क्या दिया। आज़ादी सिर्फ एक तारीख़ का नाम नहीं बल्कि एक मुसलसल सफ़र का नाम है। 1947 में जब हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की तो ये सिर्फ एक मुल्क की आज़ादी नहीं थी बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक नए ख्वाब, नई उम्मीद, एक नए मुस्तकबिल की शुरुआत थी। इस सफ़र में हिंदुस्तान के मुसलमानों का किरदार भी हमारी कौमी तारीख़ का एक अहम बाब रहा है। चाहे वो डॉक्टर APJ कलाम हों जिन्होंने साइंस और दिफा के मैदान में मुल्क को नई सिमत दी, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन हों जिन्होंने तालीम के ज़रिए कौम की तामीर में अपना किरदार अदा किया। सियासत, तालीम, साइंस, फ़न, खेल, सहाफ़त, समाजी खिदमत के मैदान से वाबस्ता बेशुमार शख्सियात हैं। इन सब ने अपने अपने शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि मुसलमानों ने मुल्क को क्या दिया, एक सवाल ये भी है कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान ने मुसलमानों को क्या दिया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ख्वाजा M शाहिद साहब मौजूद हैं जो एक रिटायर्ड IAS ऑफ़िसर हैं। साथ ही साथ उनके साथ हैं डॉक्टर हलीमा सादिया, आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। ख्वाजा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही हम करेंगे और बहुत अहम सवाल है, बाकी तफसील में बात हम करते रहेंगे। क्या वजह लगती है आपको कि हमारे जो मुस्लिम रहनुमा थे उनको भुला दिया गया, उनकी खिदमत को नज़रअंदाज कर दिया गया, यहाँ तक कि अब उनकी याद में कुछ प्रोग्राम भी नहीं होते, कुछ एक ही नाम है जिनको हम याद करते हैं। आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है और वो कौन कौन एक बड़ी फहरिस्त है कि जिनको हमें याद करना चाहिए? देखिए, एक तो तारीख़ी वजह है, आज़ादी को तकरीबन 80 साल हो गए जी। अब जो जनरेशन आई है उसने आज़ादी का माहौल भी नहीं देखा जी, ना वो उन लोगों से मिले भी हैं जिन्होंने आज़ादी के जंग में हिस्सा लिया जी। तो यकीनन याददाश्त से कुछ चीज़ें महव हो गई हैं। दूसरी बड़ी वजह इसकी यह है कि हमारी जो तारीख़ है, अब अगर आपने मुसलमानों की बात करी जी, तो मुसलमानों की तारीख़ का बहुत बड़ा हिस्सा उर्दू ज़बान में था जी, उर्दू ज़बान में है अभी भी जी जी। और आज हमारी पता नहीं क्यों एक लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं जी, वो अंग्रेज़ी बन गई है। आप किसी महफिल में जाइए, दिल्ली की बड़ी महफिलों में जाइए, हर आदमी अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, यहाँ तक कि हम हिंदी में बात नहीं करते, हिंदी में भी बात नहीं कर रहे जो हमारे राष्ट्रभाषा मानी जाती है जी। तो उस ज़बान में वो लिटरेचर इतना नहीं है, उस लिटरेचर की कमी है अपने करके, तर्जुमे नहीं हुए, किताबें नहीं आई हैं। दूसरी बड़ी वजह ये हुई कि हमारे जो सिलेबस है, करिकुलम है स्कूलों का, उसमें से इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, हो गया है। और 1947 के पहले की तारीख के बाद की अब 70 साल की तारीख, 80 साल की तारीख भी आ गई, बहुत सारी मूवमेंट्स आ गई, उनका जिक्र होता है। यानी मॉडर्न जदीद तारीख में, मॉडर्न हिस्ट्री में अब 80 साल की तारीख भी शामिल हो गई है। या JP मूवमेंट का जिक्र होने लगा है अपना करके, या और बहुत सी ऐसी मूवमेंट का जिक्र होने लगा है। और एक वजह ये है, मोटी मोटी वजह ये है अपने करके। मगर मैं अर्ज़ करूं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में जहाँ बड़े बड़े रहनुमाओं ने खिदमत अंजाम दी, चाहे गांधी जी का नाम तो सफ़े अव्वल में आता है, सबसे नाम आगे आता है अपने करके, या उससे पहले तिलक का नाम आता है, गोखले का नाम आता है, अम्बेडकर का नाम आता है, नेहरू का नाम आता है, सरदार पटेल का नाम आता है, मौलाना आज़ाद का नाम आता है। लेकिन उनके साथ साथ एक ऐसे टीम थी लोगों की, काम करने वालों की, जिनको वाकई तारीख़ ने फरामोश कर दिया। अफसोसनाक बात है अपने करके। जैसे हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे, उर्दू के बड़े शायर भी थे,
लेकिन जंग आज़ादी में का उनका बड़ा सबसे बड़ा सहयोग ये माना जाता है कि भारत छोड़ो का सबसे पहला कंसेप्ट उन्होंने, आंदोलन उन्होंने, नारा उन्होंने दिया अपने करके, ऐसे करके। और वो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर है, दस्तूर साजी में रहे। एक नाम और मेरे जहन में फ़ौरन आता है, शफीकुर रहमान कदवाई साहब, जहाँ मैं जामिया से वाबस्ता हूँ। अब शफीकुर रहमान कदवाई साहब दिल्ली के पहले वज़ीर तालीम रहे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है दिल्ली की तालीमी निज़ाम में, ख़ास तौर से एडल्ट एजुकेशन के लिए, वो एक हिस्टोरिकल है। और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उन्हें जामिया की तहरीक के छोड़ के आज़ादी की जंग की तहरीक में आए। अब इन लोगों का जिक्र कहीं नहीं आ रहा है अपने करके, ऐसे जैसे नाम मैं आपको बता रहा हूँ अपने करके। या अरुण आसिफ अली हैं। अरुण आसिफ अली ने 1942 में जो हिंदुस्तान की कहते हैं देश छोड़ो तहरीक हुई, उन्होंने झंडा फहराया जाके बम्बई में अपने करके, जब कांग्रेस के सारे लीडर जेल में थे। तो एक यंग लेडी थी उस ज़माने में, बैरिस्टर आसिफ अली साहब की बीवी थी, जाके अब उनका नाम नहीं आता कहीं, कभी के कभार आप जिक्र रवा रवी में सुन लेंगे। तो ऐसे जो बुनियाद गुजार थे, मैं इनको बुनियाद गुजार कहूँगा, ये मैं इनको ये नहीं कहूँगा कि नींव थे, लेकिन उस तहरीक के बुनियाद गुजार थे। अगर ये बुनियादें ना होती, शायद कभी नेहरू भी ना होते, शायद पटेल भी ना होते। ऐसे लोगों का नाम सामने आता है। या जमीयत उलमा हिंद की तारीख है पूरी, उलमा की तारीख है पूरी अपने करके। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब थे, मौलाना मदनी साहब थे, इन लोगों ने नारे दिए। तो फैज़ मंगलूरी साहब एक बड़े मौलाना गुजरे हैं अलीगढ़ के, जिन्होंने जिन्ना को छेदन किया और पूछा कि आप बताइए कि कहाँ है पाकिस्तान, किधर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान की कौन सा जोग्राफिया है, कौन से, पूरी किताब लिखी है उन्होंने टू नेशन थ्योरी के खिलाफ अपने करके। तो ऐसे लोग थे मुसलमानों ने जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और यूनिफाइड नेशनलिटी को, मुत्तहदा कौमियत को उन्होंने मजबूत किया और उसके लिए काम किया। तो ऐसे लोगों की बड़ी लंबी फहरिस्त है और हम उनको दोबारा हमें जिंदा करने की ज़रूरत है अपने करके। आपके हिसाब से वैसे 1947 के बाद से भी बहुत बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत हमारे दरमियान गुजरी हैं और हैं भी। आपके हिसाब से इन सब चीज़ों को दोबारा किस तरह से ज़िंदा किया जा सकता है, क्या तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये अगर हम सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बात करें? देखिए, मैंने पहली बात जो कही, हमारे जो स्कूल का करिकुलम है, बच्चों की तालीम का निज़ाम है, चाहे वो सरकारी स्कूल हों चाहे वो प्राइवेट स्कूल हों, उसमें क्योंकि किताबें एनसीईआरटी बना रहा है, किताबें ज़्यादातर एनसीईआरटी स्कूलों की किताबें बना रहा है, या अगर स्टेट के बोर्ड है तो स्टेट के बोर्ड बना रहा है। उनमें इन लोगों का जिक्र आना ज़रूरी है ताकि बच्चों को उनके बारे में मालूम हो अपने करके। और स्कूल में इनके बारे में प्रोग्राम होंगे तो बच्चे सीखेंगे, करेंगे, मालूम करेंगे अपने करके। ये करना ज़रूरी है अपने करके। दूसरी बात जो इसको मैं समझता हूँ कि हमें इनकी एक कौमी यादगारें भी बनानी चाहिए अपने करके। जंग आज़ादी में इन लोगों का जो खिदमात हैं, अब हम हसरत मोहानी का कोई दिन मनाते नहीं मनाते, कभी नहीं मनाते, हसरत मोहानी का कभी नहीं मनाते अपने करके। मैंने जैसे बताया अरुण आसिफ अली का कोई दिन नहीं मनाते अपने करके, या शफीकुर रहमान कदवाई साहब का मैंने जिक्र किया, नाम बढ़ते चले जाएंगे, मैं जिक्र करता चला जाऊँगा। तो हमें उनके कौमी सतह पे उनकी याददाश्त को मनाना चाहिए। वो दिन उनकी पैदाइश का या वफ़ात का दिन मनाना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए, स्कूलों में आना चाहिए, कौमी सतह पे प्रोग्राम करने चाहिए अपने करके। तीसरा ज़रिया जो हमारा बहुत बड़ा है वो है मीडिया। अब वो चाहे आजकल टेलीविज़न का मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो अपने करके, तो उसमें अगर हम उसके ज़रिए हम पहुँचते हैं, ख़ास तौर से जो हिंदी मीडिया है, हिंदी अखबारात हैं, क्योंकि वो बहुत दूर तक जाते हैं, गाँव तक जाते हैं, देहातों तक जाते हैं, उसमें इनका जिक्र आता है तो लोग पढ़ेंगे। अगर मजमून आता है उनके यौम पैदाइश पे, उनके यौम वफ़ात पे, या किसी और ऐसे मौके पे कि बताया जाएगा अरुण आसिफ अली कौन थी, क्या था, उन्होंने क्या खिदमत करी हैं, तो लोगों तक पहुँचेगा। तो बच्चों में पहुँचे करिकुलम के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए आवाम में पहुँचे, और हम कौमी सतह पर उनको अगर करेंगे, सरकारी सतह पर उनको उनके जश्न मनाएंगे, तो शायद उसको सरकारी सतह पर भी उसकी तस्दीक होगी या इयादा होगा, या लोग उसको सुनेंगे, नाम उनके कानों में जाएगा। ये मोटे मोटे 3 बातें मैंने आपको ज़हन में रखी हैं। ये बहुत आपने ज़रूरी बात हमारे नाजरीन को बताई। हलीमा सादिया साहिबा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि मुल्क को आज़ाद हुए अब जो है 69 साल हो गए हैं, 80 साल हम जो यौम जमहूरिया के मना रहे हैं। इतने सालों में आपने क्या मुस्बित बदलाव देखे? ख़वातीन की, ख़ासकर मैं तालीम की अगर बात करूँ या तालीम की ही बात करूँ उसमें, और आगे आपको क्या मुस्तकबिल नज़र आता है हिंदुस्तानी मुसलमानों का पॉजिटिव अंदाज में? मैं चाहूँगा इसका आप जवाब। जी रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही अहम सवाल है।
देखिए 80 सालों के अंदर 79 ईयर्स, जो कि 80th हम मना रहे हैं अभी ये इंडिपेंडेंस डे, इतने सालों के अंदर हमने ये देखा है कि जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उन्होंने काफ़ी तरक्की की है, और एजुकेशन के मामले में भी वो काफ़ी आगे बढ़ी हैं, माश के मामले में भी, और उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी अपना काफ़ी योगदान दिया है। देखिए जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, क्योंकि हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो पहले यह गलतफहमी होती थी लोगों के जहनों में कि शायद इस्लाम ने कोई पाबंदी लगाई है घर से बाहर निकलने पे, या एजुकेशन लेने पे, या हायर एजुकेशन के लिए को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाने के लिए। तो ये एक किस्म की समझ लीजिए अफवाह फैलाई गई थी, या इस्लाम के नाम पे एक गलत सोच को परवान चढ़ाया गया था जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का फजलो करम है कि इस ज़िम्न में उलमाए कराम ने भी काम किया है, जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो मुस्लिम थिंकर्स हैं, उन्होंने भी काम किया है और उन्होंने इस सोच को बदला है। और आज हमारी बहनें आप देखें हर फील्ड में कारहाय नुमाया अंजाम दे रही हैं। एजुकेशन में देखें हमारी बहनें, मैं तो अभी देखती रहती हूँ जब भी रिज़ल्ट आते हैं यूपीएससी के या नीट के या और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, तो बहुत खुशी होती है जब हम वहाँ पे अपनी बच्चियों के, अपनी बहनों के नाम को देखते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव है जो हमारे समाज में आ रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पे कि हम 100% इसलिए नहीं कर सकते इसको, क्योंकि अभी भी एक बड़ा तबका, या तो उसकी वजह जो भी हो, या तो उसकी वजह उनकी माशी बदहाली हो, उनकी गरीबी हो, या उनको एक्सेस ना मिलना हो मौक़े की तरफ, तो वो अभी भी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जिसमें उनको मज़ीद मदद की ज़रूरत है और हम सबको उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ ख़ुद को कि मैं इस मुल्क में पैदा हुई, और मैंने ही देखिए जो कुछ भी करना चाहा ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पे भी ये नहीं लगा कि मैं बीइंग अ मुस्लिम वुमेन ये नहीं कर सकती। जी। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं तो कहती हूँ कि उठा ले, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें उसको अवेल करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें खुद को अवेयर करने की ज़रूरत है, और फिर उसके लिए हिम्मत और हौसले से और मेहनत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। 1947 से अब तक जो है बहुत उतार चढ़ाव हिंदुस्तान ने देखे हैं, मुसलमानों ने देखे हैं। एक सोच बड़ी कॉमन सी है मुसलमानों के दरमियान, हमें दबाया जाता है। हालांकि आपने अभी एक बहुत अच्छा वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हमें बात बताई है, तो जिसको जो कर रहा है वो तो करके ही मानेगा। आपको क्या लगता है कि तालीम के मैदान में अब हमें जो है स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स को जहन में रखते हुए अपने बच्चों की तरफ तालीम पर ध्यान देना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। देखिए मैं तो हर एक को ये नारा देती हूँ, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि हमारा जो भी हमारी इनकम है उसका एक बड़ा हिस्सा तालीम में जाना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में तालीम दिलाएं जहाँ पे ये जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं या मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ाया जाता हो, उसकी तालीम होती हो। जैसे आपने एआई का जिक्र किया, टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, रोबोटिक्स का जिक्र किया, और आजकल ये गवर्नमेंट स्कूलों से में भी इसको लागू किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल अभी भी वो पिछड़े हुए हैं और दरियों पे पढ़ाई हो रही है या टाट पे पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल पे ख़ास तौर से आप देखिए दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स पे कितने काम किए गए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पे ऐसे मौक़े हैं उन मौक़ों को अवेल किया जाए, और मुसलमानों को चाहिए कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन को दें, क्योंकि हमारे मुसलमानों के दरमियान एक तबका ऐसा है जो कि बिज़नेस क्लास तबका जिसको हम कहते हैं, वो हैं तो माशी तौर पे काफ़ी मुतवम्मिल हैं, वो उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि लड़कियों को तो 12th करने के बाद शादी कर देनी है, घर संभालना है, और लड़कों को बिज़नेस संभालना है। तो फिर उन्हें लगता है हायर एजुकेशन में हम क्यों भेजें। हालांकि अगर एक बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, वो बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ता है, वो फाइनेंस पढ़ता है, वो टेक्नोलॉजी पढ़ता है, तो वो अपने ही बिज़नेस को, फैमिली बिज़नेस को ज़्यादा अच्छी तरह से न सिर्फ ये कि संभाल सकता है बल्कि उसे और फ़रोग़ भी दे सकता है। तो इसलिए ये सोच रखना कि हम क्या ज़रूरत है इतना पैसा खर्च करने की, क्योंकि यकीन जानिए रियाज साहब हायर एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। अगर किसी बच्चे ने क्वालिफाई भी कर लिया है तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, उनमें कितने इंटेक्स होते हैं, और बाकी एक मेजर पोर्शन जो वो बाहर रह जाता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, और उनकी फ़ीस। तो मैं कहती हूँ एक रिक्शा पुलर का बच्चे ने अगर ख्वाब देखा है डॉक्टर बनने का,
تو وہ کیسے اس خواب کو پورا کرے گا؟ تو یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ میں اوور آل ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہی ہوں. تو اگر یہ اوور آل ایجوکیشن سسٹم میں، ہائر ایجوکیشن میں جو بھی اس طرح کا بدلاؤ آیا ہے کہ ایجوکیشن کو بہت مہنگی اور بہت مشکل کر دیا گیا ہے، تو یہ ہر ایک کے لیے ہے، اور ہر ایک کو اس کے لیے گورنمنٹ سے پالیسی لیول پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کم سے کم پرائیویٹائزیشن کو ایک مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے جوڑا جائے، کہ ایسا نہیں ہو کہ جس نے کالج کھول لیا اب اس کی من مرضی ہے، وہ جتنا چاہے اتنے پیسے مینجمنٹ کوٹا کے نام پہ لیتا رہے. جی اچھا، یہ میرا آپ کی باتوں سے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی کہ 1947 کے بعد سے اب تک مسلسل دن بدن سالوں کے حساب سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، کیا تعلیم کے میدان میں مسلمان آگے بڑھا ہے یا آج بھی پچھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے ایگزیکٹ آنکڑا تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جی ہاں، لیکن وقت کی ضرورت کے حساب سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے بڑھا ہے. کیونکہ جس وقت آزادی کی جنگ ہو رہی تھی، جس وقت آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی، اس وقت چونکہ حالات کچھ ایسے تھے کہ علماء کرام نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی کہ انہیں ایسا لگا کہ مسلمان شاید اپنی شناخت کھو دے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مین اسٹریم میں گئے اور مین اسٹریم کا حصہ بنے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مکس اپ ہو کر کے ہم اپنی جو ہماری مذہبی آئیڈینٹی ہے وہ نہیں رہ پائے گی. تو یہ جو ایک سوچ تھی وہ سوچ بہت حد تک پریویل کر گئی ہماری سوسائٹیز میں. تو میں یہ کہتی ہوں جیسے ہماری نانی ہیں، دادی ہیں یا ہماری امی وغیرہ ہیں، تو ان کو گھروں پہ تعلیم دی گئی، لیکن تعلیم تو وہاں بھی دی گئی تھی، لیکن جو مین اسٹریم تھا اس میں ان کو نہیں بھیجا گیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ مین اسٹریم میں جا کر کے ان کا جو عقیدہ ہے یا ان کا جو رہن سہن ہے، جو معاشرہ ہے، وہ نہ کہیں مکس اپ ہو جائے، وہ نہ کہیں تبدیل ہو جائے. دھیرے دھیرے جیسے شعور بیدار ہوا، جیسے مسلمانوں کا یہاں پہ ایک کانفیڈنس بڑھا اس ملک پہ کہ آزادی کے بعد بھی ہم تو یہاں بہت سیف ہیں، آزادی کے بعد بھی یہاں پہ ہمارے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. کیونکہ اس وقت ایک بے یقینی کی کیفیت تھی، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ بے یقینی جو ہے وہ ایک وہم تھا. اب دیکھیے یہاں پہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ایکول اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی جب یہ یقین زیادہ مضبوط ہوتا گیا تو لوگ ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے گئے، لوگ مختلف فیلڈز میں آگے بڑھتے گئے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی. اور ابھی ہم کتنے نام ایسے ہیں جو ہم گنوا سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو وہ کارنامہ کر کے انجام دیا ہے. جیسے APJ عبدالکلام جی کا نام دیکھیے، واحد ہی نام ہے. کون ہے ان کے ٹکر کا سائنٹسٹ ابھی ہندوستان میں؟ بس وہی ہے، وہ بھی ایک مسلمان ہے. تو وہ مسلمان ہو کے ایک بہت غریب خاندان میں پیدا ہو کے اس کے باوجود اگر وہ اتنی بڑی پوزیشن تک پہنچ سکتے ہیں، تو اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہاں مسلمانوں کو کتنی آسانیاں ہیں، کتنے مواقع ہیں. آپ ہی کی بات سے ایک سوال خواجہ صاحب کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ ہندوستان 1947 سے اب تک ایک طویل فہرست ہے مسلمانوں کی خدمات کی، ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے ملک کو بہت کچھ دیا، تو کیا ملک نے بھی مسلمانوں کو کچھ دیا ہے؟ آپ کے سوال پہ تو میں آتا ہوں ملک صاحب، لیکن آپ نے جو پچھلا سوال پوچھا میں ذرا تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ نے پوچھا کہ مسلمانوں کی تعلیم کے تعلق سے، تو دیکھیے مسلمانوں کی تعلیم میں اضافہ ہوا. آنکڑے بتا رہے ہیں، جو 47 کے آنکڑے تھے، جو 70 کے آنکڑے تھے، جو 80، لیکن دوسری کمیونٹی کے مقابلے میں اتنا وہاں تک نہیں پہنچ پائے. تو جب موازنہ کرتے ہیں تو پیچھے دکھتے ہیں اپنے کر کے. یہ اگر 60% بڑھے تو دوسرے 80% بڑھ گئے. وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ وجہ تو دیکھیے بہت بڑی وجہ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے بھی بتائی. ایک سوچ تھی، لڑکیوں کی تعلیم پیچھے رہ گئی. اگر آدھی ہماری آبادی اگر تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہے تو ایک بڑا نقصان ہے آبادی کا اپنے کر کے. دوسرا معاشی طور پہ اتنا مسلمان، خاص طور سے شمالی ہندوستان کا مسلمان اتنے طاقتور پوزیشن میں نہیں تھا کہ تعلیم کی طرف اس کو دھیان دے. اور ایک تاریخی پس منظر تھا، جنگ آزادی کا، ملک کا بٹوارا، انتشار رہا، ایک تاریخی پس منظر بھی تھا جو شمالی ہندوستان پہ اس کا اثر بہت تھا. ان سب کا اثر رہ کے اپنے کر کے نوکریوں کا فقدان تھا، کمی تھی نوکری، پورے ملک میں کم تھی، مسلمانوں کے لیے کم تھی. اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، اسٹارٹ اپ آ رہے ہیں، سیلف امپلائمنٹ ہے، پرائیویٹ سیکٹر آ گیا ہے، تو وہ الگ پوزیشن ہے. تو یہ سب چیزوں سے مل کے وجہ بنی ہے. اور اس سوچ کو توڑنے میں سرکار کا اور مسلم لیڈرشپ کا بہت ہاتھ ہے کہ جنہوں نے کمیونٹی کو یہ بتایا کہ نہیں تعلیم کی طرف آؤ، تعلیم کے موقع انہوں نے پیدا کرے، مائنورٹی کالج قائم کرے. مائنورٹی جامعہ ملیہ ہے، جامعہ ہمدرد ہے، انٹیگرل یونیورسٹی ہے، سائنس یونیورسٹی ہے. میگھالیہ میں ایک فہرست ہے بھی جو شمالی ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں تعلیمی ادارے قائم ہوئے تو تعلیم کا فروغ ہوا ہے. لیکن ابھی ہم دوسری کمیونٹی کے مقابلے
کم ہے اس کو, وہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی اس کی ضرورت ہے اپنے کر کے. اور پھر لڑکیوں کی طرف توجہ کم رہی اپنے. اب ہر ایک جو ہے میجر صوفیہ قریشی تو میں نہیں آتا اپنے کر کے. اب میجر صوفیہ قریشی کا نام جو ہے ہم بڑی شان سے فخر سے دیتے ہیں, لیکن ہماری لڑکیاں ابھی ساری کی ساری وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں. جلدی پہنچیں گی. جب صوفیہ قریشی پہنچ سکتی ہیں تو پھر ہر ایک پہنچ سکتا ہے. اپنے مواقع سب کے پاس ہے اپنے کر کے. تو آپ کا جو مین سوال تھا اس کی طرف میں اب توجہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے نے کیا دیا. تو میں ایک ہی جواب کہوں گا, ہندوستان نے سب کچھ دیا. ہندوستان نے سب کچھ دیا. دیکھیے, سب سے پہلے دستور دیا. دستور میں آپ کو سب آزادیاں دی گئیں, برابری کے حقوق دیے گئے, فنڈامنٹل رائٹ دیے گئے. آپ کو اپنے ادارے قائم کرنے کا حق دیا گیا. آپ اپنے ادارے قائم کرنے کو چلائیے, اپنے کلچر کی تہذیب کریے, حفاظت کریے, اپنی زبان کی حفاظت کریے. تو چاہے لنگوسٹک مائنورٹی ہوں, چاہے مذہبی مائنورٹیز ہوں, ان سب کے لیے دستور نے ہم کو حقوق دیے اپنے کر کے. ٹھیک ہے نا. ملک کا جو پریمبل ہے وہ کہتا ہے ہم سیکولر ہوں گے, سوشل سیکولر گورنمنٹ بنائیں گے. تو ہم کو ایک ایسا دستور اور ایسا ملک کا نظام, حکومت کا نظام دیا جو سب کے لیے برابر ہے, سیکولر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ہمارے لیے آپ کے لیے جو بھی 5 سالہ پلان بنائے گئے یا اسکیمیں بنائی گئیں, اس میں خصوصی طور پہ مائنورٹیز کے لیے پروگرام بنائے گئے. اندرا گاندھی کے زمانے میں 11 پوائنٹ پروگرام تھا, 11 پوائنٹ پروگرام تھا. ابھی بھی پروگرام 15 پوائنٹ پروگرام چلتے ہیں. بہت سارے اسکیم تھے. آپ سمجھیے کہ منسٹری آف مائنورٹی افیئرس ہے جو اسکالرشپ بھی دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. کہیں شکایتیں بھی ہو سکتی ہیں, کہیں امپلیمنٹیشن کی کمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ملک نے بہت کچھ دیا ہے, مواقع دیے ہیں اور لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا اپنا کر کے. ہم سب, آپ بھی بیٹھے ہیں, ہم سب بیٹھے ہیں یہاں پہ, اور سروے کر لیجیے دلی میں, دلی سے باہر چھوٹے شہروں میں, ہم سب اسی نظام سے مستفید ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں اپنے کر کے. میں اپنا بتا سکتا ہوں, میں نے UPSC کا امتحان دیا, IAS کا امتحان دیا 1976 میں. تو اب اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی مسلمان کو UPSC میں تو جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بائسز ہیں اپنے, اور ان کے خلاف کمیونزم ہوتا ہے اپنے. ہم نے جب امتحان دیا معلوم ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم بھی امتحان دے کے پاس کر کے سروس میں نوکری میں آ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ آئے, جاوید عثمانی انہوں نے ٹاپ کیا اپنے کر کے, ایسے بہت سارے ٹاپ کرنے کے نام, کیبنٹ سیکرٹری بنے. میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں. کیبنٹ سیکرٹری بنے, گورنمنٹ آف انڈیا کے سیکرٹری بنے, تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنتے ہیں, پولیس آفیسر بنتے ہیں. تو ہمیں سب کے موقع ہیں. آج ہم سب اس میں جا رہے ہیں, سول سروس میں جا رہے ہیں, ٹیچنگ میں جا رہے ہیں. تو یہ ہمارا ملک نے ہم سب کو یہ سب دیا ہے. بھائی چارگی دی ہے اپنے کر کے, آپس میں ایک دوسرے مل کے رہ رہے ہیں اپنے کر کے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ رہے ہیں. اور جس کو اس ملک کا گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے, وہ اس ملک نے ہم کو دی ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ آپ اور آپ کا پڑوسی یا آپ کے ہم وطن سب ایک ہی تہذیب کا حصہ ہے, انٹیگرل پارٹ ہے ایک ہی تہذیب کا. تو یہ اس ملک کی ثقافت ہے, اس ملک کی رواداری ہے جس نے ہم سب کو سب سکھایا اپنا کر کے. اسی سے تو ہم کو یہ موقع ملے ہیں. صحیح بات. اگر یہ سب رواداری نہ ہوتی, یہ ثقافت نہ ہوتی, یہ معاشرے کے نظام نہ ہوتا, یہ دستور نہ ہوتا, تو ہمیں سب موقع کہاں ملتا. حفاظت کری ہم لوگ کی ملک میں. ٹھیک ہے کہیں دنگے ہوتے ہیں, کہ فساد ہوتے ہیں, کہ جھگڑے ہوتے ہیں, میں اس کو نکال نہیں سکتا. کوئی کہہ سکتا ہے آپ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے, میں توجہ اس کی طرف بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں اوور آل نظام کی بات کر رہا ہوں اپنے کر کے. اگر دنگے ہوتے بھی ہیں تو اگر 4 لوگ دنگے کرتے ہیں تو 4 لوگ بچانے والے بھی آتے ہیں, ہمارے حفاظت کرنے والے بھی آتے ہیں اپنے کر کے. ایسے ہمارے ملک کا نظام ہے اپنے کر کے. تو جہاں تک مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کا ذکر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے کر کے. ہر میدان میں کیا ہے. کرکٹ کا میدان ہوتا اظہر الدین ہوں گے, اور سائنس کا میدان ہوگا تو عبید صدیقی صاحب ہوں گے, ظہور قاسم صاحب ہوں گے. اب ظہور قاسم صاحب نے انٹارکٹیکا میں جا کے سب سے پہلے جھنڈا جو ہندوستان کا لگایا انٹارکٹیکا میں, وہ ظہور قاسم صاحب نے لگایا. پروفیسر ظہور قاسم سائنس اوشنوگرافی کے بڑے سائنٹسٹ تھے. عبید صدیقی صاحب انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں بڑے سائنٹسٹ تھے. اب APJ کلام کا ذکر تو آتا ہے, لیکن ایسے سائنٹسٹ کا بھی نام ہے جو اپنے فیلڈ میں بڑا نام کر رہے ہیں اپنے. اسی لیے میرا پہلا سوال آپ سے یہی تھا کہ وہ جو ہمارے نیشنل ہمارے ہیرو بھی ہیں, قوم کے بھی ہیرو ہیں, اور ایک لمبی فہرست ہے کہ جن کو آج مسلمان معاشرہ خود بھولے پڑا ہے. میں آپ سے ابھی گفتگو جاری رکھوں گا. حلیمہ سعدیہ کی طرف میں آتا ہوں. حلیمہ سعدیہ صاحبہ, معاشرے کی ترقی کے لیے آپ اپنے تجربے سے بتائیے کن 3 چیزوں کی ضرورت ہے؟ تعلیم, اعلیٰ تعلیم,
टेक्नोलॉजी? देखिए, मैं इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा फोकस दूंगी वो तालीम को ही दूंगी। तालीम, तालीम और तालीम। क्योंकि तालीम अगर है तो तालीम के साथ टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, क्योंकि बगैर तालीम के टेक्नोलॉजी का क्या कॉन्सेप्ट है। सही बात। तो तालीम, टेक्नोलॉजी भी तालीम से वाबस्ता है। और हायर एजुकेशन, जाहिर सी बात है कि जो बुनियादी तालीम होती है, प्राइमरी तालीम होती है, वो हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका, हमें एक इंसान कैसे इस दुनिया में रहे, बेसिक इन्फॉर्मेशन इस दुनिया के बारे में वो देती है। लेकिन जो हम एक प्रोफेशन में जाएंगे, जिस प्रोफेशन में, वो हमें हायर एजुकेशन के ज़रिए सेलेक्ट करना होता है। तो सिर्फ बगैर हायर एजुकेशन के, एजुकेशन आज के ज़माने में ऐसा ही है जैसे समझिए कि आपने लिखना पढ़ना सीख लिया है। तो अगर हम मैट्रिकुलेट की बात करें तो मैट्रिकुलेट जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप सब जानते हैं किन कामों के लिए है। जैसे कहीं पे अगर कोई स्वीपर की वैकेंसी निकलती है तो मैट्रिकुलेट भी होता है, कहीं पे पियोन की वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पे मैट्रिकुलेट होता है। लेकिन आप अपने आप को सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्यों लिमिट कर रहे हैं? क्योंकि कहते हैं कि तुनुक बख्शी से इस्तिगना को पैगाम खजालत दे, नरह मिन्नत कशे शबनम निगो जामो सुबह कर ले। तो अपनी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। अगर हमारी सोच बड़ी है, अगर हमें कुछ बड़ा करना है इस मुल्क के लिए, हमें इस मुल्क में अपना रोशन किरदार अदा करना है, तो वो जाहिर बात है उसके लिए हायर एजुकेशन के बगैर तो मुमकिन नहीं है। तो हम एक बहुत सतही लेवल पे अगर खिदमत करना चाहते हैं तो वो तो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन काफ़ी है। लेकिन अगर हम आला सतह पे, जैसे सर ने कहा कि इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और इन्होंने जाहिर बात है जो इन्होंने खिदमत दी है मुल्क की, वो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि XYZ किसी और ने भी उतनी खिदमत दी होंगी जो कि यूपीएससी में नहीं है, क्योंकि इनके पास पावर होता है, इनके पास अथॉरिटी होती है, इनके पास एक पोजीशन होती है जहाँ ये अपनी बात को रख सकते हैं हायर लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे। इसी तरह अगर हमारी कौम के बच्चे कुछ इस तरह की पोजीशंस पे जाते हैं जहाँ वो अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ उनको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग की तैयार की जा रही है, पॉलिसी मेकिंग्स, उनके बातों का वहाँ पे वजन होगा, तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर हायर एजुकेशन में आने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते क्योंकि प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जाता है, आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और एक लंबे वक्त तक मुल्क की आपने खिदमत की है। मौजूदा वक्त में मुसलमानों को क्या पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे कि मुल्क को तरक्की देने में उनका कितना रोल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो मायूसी या नाउमीदी उनमें नज़र आती है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर में आपसे जवाब चाहूँगा। देखिए, बहुत सीधा सा जवाब है इसका कि हमको जो मुल्क आज जिस तरक्की की तरफ दौड़ रहा है जी, जैसे हम कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत, तो हमें उस विकसित भारत का हिस्सा बनना चाहिए। उसका जो प्रोग्राम हो रहे हैं किसी भी फील्ड में हो रहे हैं, तालीम में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, स्किल्स में हो रहे हों, विकसित भारत बनाने में हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। उसके मौके मिलेंगे और उसमें आप मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक डेवलप हिंदुस्तान जो हमें बनाना है, डेवलपिंग हिंदुस्तान से डेवलप हिंदुस्तान बनाना है, उसका हमें हिस्सा बनना चाहिए। उसकी जो पहली सीढ़ी है वो तालीम है, वो तालीम है। और तालीम में भी मैं अब उस पर इजाफा करूँगा, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आज का जो कॉम्पिटिटिव ज़माना है, कॉम्पिटिटिव ज़माना हमेशा था लेकिन आज बढ़ रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। उसमें अगर आपने अच्छी मेयारी तालीम हासिल नहीं करी, आला मेयारी तालीम हासिल नहीं करी, तो आप कहीं भी नहीं हैं। फिर आप समाज में आप बोझ हैं। और अगर आला तालीम मेयार हासिल करेंगे तो समाज आपको हाथों हाथ देगा। समाज ये नहीं पूछेगा कि मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं। आपके पास स्किल्स होंगे, आला तालीम होगी, टेक्नोलॉजी होगी, आप अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे वकील होंगे, अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, आप समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे, देश को कंट्रीब्यूट करेंगे और देश को आप विकसित भारत बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी मायूसी भी दूर होगी, मुल्क की तरक्की भी होगी, क्योंकि जब आप अहल होंगे आप देखेंगे हर आदमी आपको हाथों हाथ दे रहा है। अपनी ज़िंदगी में देखा, आपने सीखा, अपना करा है। हमको यही बताया था कि तासुब होगा, हमें तो अपनी ज़िंदगी में इतना तासुब कहीं दिखा ही नहीं अपने करके, क्योंकि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हर आदमी अपने हमें कहेगा आप आइए हमारे साथ काम करिए, ऐसे करके। हमने तो ये देखा अपने करके। तो हमें अपने आप को अहल बनाना है। तो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत शुक्रिया। इन्हीं कलमात के साथ मैं आप दोनों का शुक्र अदा करता हूँ। आप दोनों हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश खुदा का शुक्र है ज़रूर पसंद आई होगी। फ़िलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज़ मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, जल्द ही
کسی ایک اور نئی موضوع پر نئی شخصیات کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.